नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुजरात सेट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में। दोस्तों, यह हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। 2019 में जो हिंदी विषय का सेट का एग्जाम हुआ था गुजरात में, उसका क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम 55 प्रश्न स्पष्टीकरण के साथ देख चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न क्रमांक 56 से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्रश्न 56 है, इस युग की वास्तविकता ने जैसा उग्र रूप धारण कर लिया है, इससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गए हैं। रूपाभ के संपादकीय में यह किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों, जो रूपाभ पत्रिका है इसके संपादक हैं सुमित्रानंदन पंत, और इन्होंने रूपाभ पत्रिका के संपादकीय में यह लिखा है। जो रूपाभ पत्रिका है यह 1938 से प्रकाशित हो रहा है। तो 1938 से प्रकाशित हो रहा है, और ये रूपाभ पत्रिका जो है यह मासिक पत्रिका है। तो यह मासिक पत्रिका है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1938, और इसके जो संपादक है वह है सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों, यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में प्रश्न आते हैं पत्रिकाओं पे, तो उसमें रूपाभ पत्रिका है, यह ध्यान में रखना है। 1938 में इसका प्रकाशन वर्ष है, और यह एक मासिक पत्रिका है, और इसके संपादक हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र गोदान का है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि रूपा। दोस्तों, ये जो रूपा है ये जो गोदान पात्र का जो मुख्य नायक है, जिसका नाम था होरी, तो होरी की बेटी का नाम है रूपा। तो इसका गोदान पात्र का मुख्य जो पात्र है वो है होरी, और इसकी पत्नी थी धनिया, और इसका बेटा था, उसका नाम था गोबर, और इसकी 2 बेटियां थी, एक का नाम था रूपा और दूसरी का नाम था सोना। तो आपको यह ध्यान में रखने हैं उपन्यास के पात्र। इसमें जो मुख्य पात्र है होरी, उसकी जो पत्नी है धनिया, और उसका जो बेटा है उसका नाम है गोबर, और इसकी 2 बेटियां हैं जिसका नाम है रूपा और सोना। और राय साहब, मालती, डॉक्टर, प्रोफेसर मेहता, ऐसे अन्य पात्र हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी के किस समीक्षक ने भक्ति आंदोलन को पराजित, असफल, निराश मनोवृत्ति की देन नहीं माना है? तो दोस्तों, प्रश्न पढ़ते समय आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। हिंदी के किस समीक्षक ने भक्ति आंदोलन को पराजित, असफल, निराश प्रवृत्ति की देन नहीं माना है? तो बहुत बार विद्यार्थी देन माना है ऐसे पढ़ लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह हिंदी साहित्य में जो भक्ति आंदोलन है उसे पराजित, असफल, निराश मनोवृत्ति की देन नहीं मानते हैं। तो बाकी जो 3 विद्वान हैं, यानी कि राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय, ये लोग पराजित, असफल, निराश मनोवृत्ति की देन भक्ति आंदोलन को मानते हैं। दोस्तों, भक्ति आंदोलन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने देखा था कि किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण क्या माने हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास,
उसमें जाके आप वो वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आलोचक ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल यह नाम दिया है। और भक्ति काल नाम यह रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो आप लोग जानते होंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जिसे शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल कहते हैं, और उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल कहते हैं, और आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल यह नाम भी दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कबीर दास। दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा को कहते हैं संत काव्य। तो भक्ति काल जो है, भक्ति काल में मुख्य रूप से 2 काव्य धाराएं हैं, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है उसके भी 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। जो सगुण काव्य धारा है, तो सगुण काव्य धारा के भी 2 शाखाएं हैं, एक का नाम है राम भक्ति शाखा और दूसरे का नाम है कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके प्रमुख माने जाते हैं कबीर दास। जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके प्रमुख माने जाते हैं जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। फिर सगुण काव्यधारा में जो राम काव्यधारा है उसके प्रमुख माने जाते हैं तुलसीदास, और कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख माने जाते हैं सूरदास। तो आपको यह बातें भी याद रखनी है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी, यानी कि बीजक। तो बीजक के 3 भाग थे, साखी, सबद, रमैनी। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कबीर दास जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी जो दोहे हैं या उनके जो पद है उन्हें संकलित करने का काम उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। तो आपको यह बात याद रखना है कि धर्मदास ने कबीर की जो वाणी है उसे संकलित करके बीजक नाम दिया था, तो बीजक नाम से लिखा था। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, सबद का अर्थ होता है शब्द, और रमैनी का अर्थ होता है रामायण। इनके ऊपर भी यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। तो सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात है, इस पंक्ति के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत का जो काव्य है वीरों का कैसा हो वसंत। और दोस्तों, इनका एक और काव्य जो कि काफी प्रसिद्ध है, झांसी की रानी। तो आप लोगों ने यह काव्य काफी बार पढ़े होंगे, स्कूल में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
अगला जो प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग गीत किस नाटक से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है यह पूछा गया है कि किस नाटक से लिया गया है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त से यह पंक्ति ली गई है। चंद्रगुप्त यह नाटक जयशंकर प्रसाद का है। स्कंदगुप्त भी नाटक जयशंकर प्रसाद का है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है यह भी जयशंकर प्रसाद का है। आधे अधूरे नाटक जो है वह मोहन राकेश का है। दोस्तों, इन नाटकों का प्रकाशन वर्ष भी मैं बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में प्रकाशन वर्ष भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1928। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष है 1928। चंद्रगुप्त यह नाटक भी जयशंकर प्रसाद का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1933 है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद का यह अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी, और आधे अधूरे यह मोहन राकेश का नाटक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1969, 79। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से छायावाद के प्रमुख आलोचक कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी को छायावाद का प्रमुख आलोचक माना जाता है और छायावाद के सबसे समर्थक आलोचक भी नंद दुलारे वाजपेयी है। इन्होंने छायावाद काव्य का समर्थन किया है। अगला जो प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते होंगे कि यह हरिवंश राय बच्चन का काव्य है। मधुशाला जो काव्य है इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो निम्नलिखित रचनाओं और पात्रों का मिलान कीजिए। तो कुछ रचनाएं दिए गए हैं और कुछ पात्र दिए गए, आपस में आपको मिलान करना है। तो मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो जो ये कुछ पात्र हैं आपको आपस में इसका मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम का जो पात्र है वह है बलराज। फिर है हानूस, हानूस का पात्र है काव्या। फिर ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी का जो पात्र है वह है मंदाकिनी। और राग दरबारी, इसका जो पात्र है वह है वैद्य जी। तो प्रेमाश्रम यह प्रेमचंद का उपन्यास है, हानूस भीष्मसानी का है, ध्रुव स्वामिनी यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है, राग दरबारी यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम देखते, इसमें जो झुनिया जो पात्र है यह गोदान उपन्यास का पात्र है। तो आपको यह बात याद रखना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से दक्षिण वेद के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नालियार दिव्य प्रबंधम। तो नालियार दिव्य प्रबंधम ये दक्षिण वेद के नाम से प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से
निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उसके हिस्से की धूप, उसकी पंचवटी, तत्सम, फिर साल मिली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, उसके हिस्से की धूप, यह उपन्यास मृदुला गर्ग का है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1975। तो 1975 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था और इसकी जो लेखिका है वह है मृदुला गर्ग। उसकी पंचवटी, तो उसकी पंचवटी जो उपन्यास है, इसकी जो लेखिका है उनका नाम है कुसुम अंसल। तो कुसुम अंसल का यह उपन्यास है जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका कुसुम अंसल का जो उपन्यास है उसकी पंचवटी, यह प्रकाशित हुआ था 1977 में। इसका प्रथम प्रकाशन 1977 में हुआ था। फिर इसी उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1985 में। तो 1985 में इसका फिर से प्रकाशन हुआ था और इसका जो नाम है, जो कि पहला नाम था उसकी पंचवटी, तो इसकी जगह एक और पंचवटी, तो एक और पंचवटी नाम से यही उपन्यास बाद में प्रकाशित हुआ था 1985 में। तो आपको यह ध्यान में रखना है, यह कुसुम अंसल का उपन्यास है उसकी पंचवटी, जिसका पहला प्रकाशन हुआ था उसकी पंचवटी 1977 में। फिर इसी उपन्यास का बाद में नाम बदलकर एक और पंचवटी नाम से प्रकाशित हुआ था 1985 में। फिर जो तीसरा उपन्यास है तत्सम, यह उपन्यास है राजी सेठ का। तो राजी सेठ का यह उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1983। तो 1983 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था, राजी सेठ का उपन्यास है। और जो चौथा और अंतिम उपन्यास है यह है नासिरा शर्मा का। तो नासिरा शर्मा का उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1987। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसके हिस्से की धूप 1975, उसकी पंचवटी 1977, तत्सम 1983, साल मिली 1987। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उषा प्रियवंदा। शेष यात्रा यह उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1984। तो उषा प्रियवंदा का उपन्यास है शेष यात्रा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1984। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधा की रचना महादेवी वर्मा ने नहीं की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि महादेवी वर्मा ने काव्य लिखे हैं, संस्मरण में लिखे हैं और रेखा चित्र भी लिखे हैं, परंतु महादेवी वर्मा ने कोई भी नाटक नहीं लिखा है। तो अगला प्रश्न है, सभी जोड़े लगाइए। तो इसमें कुछ लेखक दिए गए हैं और उनके कुछ आत्मकथाएं दिए गए हैं, आपको आपस में इनका मिलान करना है। दोस्तों, मैत्रेयी पुष्पा का जो आत्मकथा है वह है गुड़िया भीतर गुड़िया। तो यह मैत्रेयी पुष्पा का आत्मकथा है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 2008। फिर प्रभा खेतान का जो आत्मकथा है अन्या से अनन्या, इसका प्रकाशन वर्ष है 2007। फिर मन्नू भंडारी का आत्मकथा है एक कहानी यह भी, इसका जो प्रथम संस्करण निकला था वह 2007 में निकला था। और कौशल्या बैसंती, इनका जो आत्मकथा है उसका नाम है
दोहरा अभिशाप, इसका प्रकाशन वर्ष है 1999। तो आपको यह प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है सावित्री जुनेजा सिंघानिया किस नाटक के पात्र हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी यह नाटक रखा है आधे अधूरे। तो आधे अधूरे जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969, और यह जो नाटक है यह मोहन राकेश का नाटक है। तो मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। इसके पात्र है सावित्री, जुनेजा, सिंघानिया, महेंद्र, अशोक और किन्नी बिन्नी, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। सुरसागर काव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के प्रधानतः किस स्कंद पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। सुरसागर यह सूरदास की रचना है और यह श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद पर आधारित है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में इंटरनेट क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1995 से। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पहले आता है सुनीता, फिर सुखदा, विवर्त और अनाम स्वामी। सुनीता का प्रकाशन वर्ष है 1934। तो 1934 में यह प्रकाशन इसका हुआ था। फिर है सुखदा का प्रकाशन वर्ष है 1952। और विवर्त का प्रकाशन वर्ष है 1953। और अंतिम है अनाम स्वामी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1974। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ उपन्यास दिए गए हैं और कुछ उसके उपन्यासकार दिए गए हैं, आपको आपस में मिलान करना है। दोस्तों दीर्घतपा यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1963। रथ के पहिए यह देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। लोक परलोक यह उपन्यास है उदय शंकर भट्ट का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। रात का सफर, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये राम नहीं है, ये रात है। तो रात का सफर यह जो उपन्यास है रामदरस मिश्र का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1976। तो ये राम नहीं है, ये रात है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है पेपर में। तो रात का सफर रामदरस मिश्र का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1976 है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी ये सही नहीं है। तो 3 ऑप्शन जो है वो सही है। गांधीवाद, सत्य, मनोविश्लेषणवाद, अवचेतन, मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष, तो ये तीनों सही है। और अंबेडकरवाद, ये दलित, यह गलत है। अगला जो प्रश्न है
छायावादोत्तर कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति चित्रण किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि केदारनाथ अग्रवाल का। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में आचार्य शुक्ल का रुझान किसके प्रति अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो छायावादी कवियों में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनका रुझान सबसे अधिक सुमित्रानंदन पंथ की ओर है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि शहर अब भी संभावना है। तो शहर अब भी संभावना है, यह अशोक वाजपेयी का प्रथम कविता संग्रह है। अशोक वाजपेयी का पहला जो काव्य है, इसमें से शहर अब भी संभावना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। तत्पुरुष, इसका प्रकाशन वर्ष है 1989। थोड़ी सी जगह, इसका प्रकाशन वर्ष है 1994। बहुरी अकेला, इसका प्रकाशन वर्ष है 1992। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु के प्रसिद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में कितने खंड है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 4 खंड है। मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, यह 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और इसका जो चौथा भाग है वह 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से मैत्रेयी पुष्पा की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि फरिश्ते निकले। यह उपन्यास जो है वह मैत्रेयी पुष्पा का है। अगला प्रश्न देखते हैं, धूर्त रसिक लाल किसका उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि लज्जाराम मेहता। तो धूर्त रसिक लाल यह लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मीठो पानी खारो पानी किसका उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जया जादवानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो कुरु कुरु स्वाहा यह महेंद्र भल्ला का उपन्यास नहीं है, यह मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। तो द्वाभा यह प्रभाकर माचवे का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। अंधेरे बंद कमरे यह मोहन राकेश का है। कुरु कुरु स्वाहा यह मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नासिरा शर्मा के उपन्यासों का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सालमिली, अक्षय वट, कुइयाजान, पारिजात, यह इसका सही उत्तर है। तो नासिरा शर्मा का जो उपन्यास है सालमिली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1987। अक्षय वट का प्रकाशन वर्ष है 2003। कुइयाजान का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 2005। पारिजात का प्रकाशन वर्ष है 2011। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांस्कृत्यायन और अमृत लाल नागर। तो
तो वृंदावन लाल वर्मा का जो जन्म हुआ था वह 1989 में हुआ था, यानी कि 1989। चतुर्सेन शास्त्री का जन्म हुआ था, ये माफ कीजिए, ये 1900 नहीं 1800। तो 1889 में जन्म हुआ था वृंदावन लाल वर्मा का, और चतुर्सेन शास्त्री का जन्म हुआ था 1891 में। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म हुआ था 1893 में, और अमृत लाल नागर का जन्म हुआ था 1916 में। तो इसका जो सही क्रम है वह वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांस्कृत्यायन और अमृत लाल नागर है। अगला जो प्रश्न है, मीनाक्षी किस उपन्यास का चरित्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि गोदान। तो मीनाक्षी जो है वो गोदान पात्र की पात्र है। तो अगला जो प्रश्न है, यह पश्चिमी विमर्श का अपराध है कि वह भाषा के खेल को नष्ट करता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जॉक देरिदा। तो जॉक देरिदा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने बुद्ध देव के बाद तुलसीदास को सबसे बड़ा लोकनायक माना है? दोस्तों, यह प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद तुलसीदास को सबसे बड़ा लोकनायक माना है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किस प्रकार का नाटक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ये प्रहसन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक है जो कि प्रहसन के अंतर्गत आता है। यूजीसी नेट के सिलेबस में भी यह नाटक रखा गया है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से स्कंदगुप्त की नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देवसेना, अनंत देवी और विजया, यह तीनों पात्र जो है ये जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के हैं। तो चंद्रगुप्त के ये तीनों पात्र हैं, देवसेना, अनंत देवी, विजया। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंत में कालिदास का चले जाना किस मनोवृत्ति का, माफ कीजिए फिर से पढ़ता हूं प्रश्न। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंत में कालिदास का चले जाना किस मनोवृत्ति का परिचायक है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि पुरुषोचित मनोवृत्ति। पुरुषोचित मनोवृत्ति का ये प्रतीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में लिखिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि बकरी, कोर्ट मार्शल, लश्कर चौक, गोडसे@गांधी.com। तो अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रथम प्रकाशन हुआ था भारतवर्ष का 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शब्दों की कारीगरी की दृष्टि से कौन से कृष्ण भक्त कवि प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है
ऑप्शन बी यानी कि नंददास। तो नंददास के बारे में कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ऐसा कहा जाता है कि नंददास ने अपने काव्य में जो शब्दों का प्रयोग किया है वह काफी कारीगरी के साथ किया है, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास रामदरस मिश्र का है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी कि जल टूटता हुआ। यह रामदरस मिश्र का उपन्यास है। सागर, लहरें और मनुष्य यह उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है। और रथ के पहिए ये देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। कालाजर यह उपन्यास गुलशेर खां सानी की उपन्यास है। अगला और अंतिम प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी यानी कि मृगनयनी। दोस्तों यह था गुजरात सेठ का जो हिंदी विषय है उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर की। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इस पेपर के हमने 2 वीडियो बनाए थे। पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 55 तक प्रश्न का हमने स्पष्टीकरण के साथ उत्तर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।